Pharmaceuticals Limited is in progress. Based on the previous experience with the client and the initial test of controls, हमें ये assessment मिली है कि risk of material misstatement is low in the area of, यानी कि पूरी एफएस की बात नहीं कर रहा, डेटर की बात कर रहा, सिर्फ एक एरिया की बात कर रहा है। डेटर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया थ्रू सैम्पलिंग, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, हॉस्पिटल क्लिनिक और रिटेलर। आगे नंबर ऑफ कस्टमर्स बताए हुए हैं, उसके आगे बैलेंस बताया हुआ है, उसके आगे कन्फर्मेशन बताई हुई हैं, फिर आगे अमाउंट जो कवर्ड है, आगे नेचर बताई और आगे कन्फर्मेशन रिसीव्ड। देखते हैं एनालिसिस। 3 out of 7 confirmations received from distributors did not agree with the amount of SPL's ledger। किसकी? डिस्ट्रीब्यूटर्स की। खुद बताएं डिस्ट्रीब्यूटर्स कुल मिला के कितने थे? 12। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे सैम्पलिंग नहीं करनी चाहिए थी? यहाँ पे हमें 100% की तरफ जाना चाहिए था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कंफर्मेशन भेजी सिर्फ 8 को। तो यहाँ पे अगर मैं सैम्पलिंग का स्टैंडर्ड लगाऊं तो हम उसको ये कह सकते हैं कि भैया तुम्हारी पहली गलती ये है कि तुमने सैम्पलिंग कर दी है, ये सैम्पलिंग नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें 12 के 12 को कौन सा खत भेजना चाहिए था? पॉजिटिव भेजना चाहिए था। 3 out of 7 confirmations received did not agree। 12 पॉपुलेशन साइज था, चल इस तरह करते हैं, 12 पॉपुलेशन साइज था, 8 का सैंपल निकाला, मगर 7 कैसे आया नीचे? 7 ने जवाब दिया, 7 ने जवाब दिया और 1 ने जवाब ही नहीं दिया। जिसने जवाब नहीं दिया उसको तो फॉलो अप करना पड़ेगा। और 3 out of 7 का बैलेंस टैली नहीं हो रहा, अब क्या करूं? मैनेजमेंट से पूछें कि भैया इसका क्या रीजन है। अगेन रिकंसाइल कर सकते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट होगा या कैश इन ट्रांजिट होगा। बैलेंस टैली कर गया, अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। और साथ ये भी बता दें कि यहाँ पे सैम्पलिंग नहीं बनती थी, यहाँ पे आपको 100% की तरफ जाना चाहिए। कौन सा? क्या 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 जो रीजन है? हाँ लिख सकते हैं। अच्छा जी, होलसेलर्स नहीं, नीचे है डिस्ट्रीब्यूटर्स। वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर सलीम भाई साहब हैज गॉन इनटू वाइंडिंग अप। किसी सवाल में वो लिक्विडेशन भी आई थी, यहाँ पे क्या आ रहा है? वाइंडिंग अप। द बैलेंस जो के रिसीवेबल है फ्रॉम STPL इज आउटस्टैंडिंग सिंस लास्ट ईयर। तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? बैड डेट एक्सपेंस में डालना पड़ेगा, क्योंकि अब ये वाइंडिंग अप में बात चली गई है और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स में से है। यानी कि अब वो 12 में से 8 का जवाब, सॉरी 12 में से 8 को खत भेजा था, 8 में से 7 का जवाब आया, 7 में से 3 एग्री नहीं कर रहे और 7 में से 1 कह रहा है कि मैं वाइंडिंग अप में चला गया हूँ। तो कुल मिला के कितने बच गए? 3 जिनका जवाब आया। तो हो सकता है कि वो 3 एग्री कर रहे हो। ऐसा ही रिजल्ट ऐसा ही है ना? देखिए वो टेबल क्या था, जवाब आया और एग्री हो गया। 3 का जवाब आया होगा, 3 का जवाब एग्री कर गया होगा। जवाब आया और जवाब एग्री नहीं किया। 3 का आया और 3 का एग्री नहीं किया। जवाब आया ही नहीं, 1 जो रिमेनिंग ऊपर वाला, और जवाब आया और पता चला कि ये भाई साहब वाइंडिंग अप में जा चुके। रिप्लाईज फ्रॉम हॉस्पिटल डिड नॉट एग्री विद द आउटगोइंग बैलेंस, हाउएवर द डिफरेंस वाज रिकंसाइल्ड बाय द स्टाफ। मगर हॉस्पिटल को भेजा क्या है? नेगेटिव कंफर्मेशन। और नेगेटिव में अच्छी बात क्या होती है? हम कहते हैं कि खत ना ही आए, क्योंकि अगर खत आ जाए तो हमें काम करना पड़ेगा। ऐसे ही है, खत अगर आता है तो हमें काम करना पड़ेगा और खत अगर नहीं आ रहा तो हम चिल हैं। इसका मतलब है कि हमारा बैलेंस टैली हो रहा है। तो रिप्लाईज जो खत आए हैं वो एग्री नहीं कर रहे। मैनेजमेंट से पूछा तो उन्होंने उसको रिकंसाइल कर दिया। क्या करूं मैं? हम देखेंगे कि भैया जिस तरीके से तुम उसको रिकंसाइल कर रहे हो क्या वो ठीक भी है या नहीं। उनसे पूछेंगे उनके मुताबिक कितना बैलेंस है, उनके मुताबिक कितना बैलेंस है और उनके मुताबिक डिफरेंस क्यों आ रहा, और कस्टमर के मुताबिक जो उनका क्लाइंट है, और इनके मुताबिक डिफरेंस क्यों है।
दोनों की रीजंस को कोरोबोरेट करेंगे और तब फैसला करेंगे कि क्या ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। कौन से? मैनेजमेंट वाले। और अगर झूठ बोल रहे हैं दैट वुड बी रिजल्टिंग इनटू इंटेग्रिटी और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तरफ कहानी जा सकती है। All the 12 confirmations received from the retailers showed disagreement. However, only 2 could be reconciled. 130 में से 50 खत भेजे थे, 50 में से 12 का जवाब आया और 12 के 12 ने क्या कहा? झूठ बोल रहा। 12 के 12 ने क्या कहा? झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास इतना बैलेंस इनका एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे कंफर्मेशन अगेन नेगेटिव जा रही है, तो अब मेरा एरिया रिस्की हो गया। पहले रिस्की नहीं था, हाँ पहले रिस्की नहीं था, अब इन जवाबों के बाद रिस्की हो गया है। अब मुझे यहाँ पे नेगेटिव नहीं भेजना चाहिए। अब मैं इसको प्रॉपर फॉलोअप करूँगा और सारे खत कौन से भेजूँगा? पॉजिटिव भेजूँगा। यस, सैंपल साइज भी हम बढ़ा देंगे क्योंकि रिस्क हमारा बढ़ गया। गुड यार, आप लोग तैयारी करके आ रहे हैं, इम्प्रेसिव। चलें ये सवाल देखें, स्प्रिंग्स वाला, रेहान लिमिटेड। उसका 3 पार्ट्स है तो हाँ करेंगे, रिक्वायरमेंट्स 3 है। यू आर द ऑडिट इन चार्ज ऑफ रेहान लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। वाइल रिव्यूइंग द वर्किंग पेपर्स, आपने कुछ बातें नोट की हैं। ऑडिट टीम डिड नॉट सेंड बैलेंस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट फॉर अमाउंट्स बिलो। हाँ उसने भेजी नहीं, भेजनी चाहिए थी, कम से कम कौन सी भेज देते? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, इसके ऊपर हमें एफर्ट काफ़ी करनी पड़नी थी और ये मटेरियल नहीं थी। मगर ऐसे नहीं लिखना, आप कहेंगे कि इसको कम से कम क्या भेजो? नेगेटिव, और वो भी तब भेजो जब सारी कंडीशंस मेरी नीट होती हैं। और अगर इनमें से आपको लग रहा है कुछ ऐसे बैलेंसेस हैं जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, तो वहाँ पे नेगेटिव जाएगी, वहाँ पे पॉजिटिव भेजनी पड़ेगी। One of the conclusions drawn as per the working paper is that there are no unrecorded liability as confirmation have been received from all the selected parties and no differences were noted. Hence no further test is required. हाँ जी, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है बताएं। कहता है कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नहीं है। कंफर्मेशन से तो हमें यही पता चला और कोई डिफरेंस भी नहीं आया। हैंस नो फर्दर टेस्ट इज रिक्वायर्ड। क्या? रिलायबिलिटी ऑफ रिप्लाईज देखने पड़ेंगे कि जहां से जवाब आ रहा है खत का, वो जवाब रिलायबल है या नहीं। वो जवाब फोर्स तो नहीं है, मैनिपुलेटेड तो नहीं है, वर्बल तो नहीं आया, ईमेल पे तो नहीं आया। वो जवाब किस पे होना चाहिए था? रिटर्न पे। तो अगर तो ये सारी बातें पूरी हो रही हैं तब मैं एग्री कर जाऊंगा, अदरवाइज मैं एग्री नहीं करूंगा। ओह यस, स्प्रिंग 17, आपके पास 10 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कहता है हमने कैटेगरीज बना दी कस्टमर की, यानी कि क्या कर दिया है? स्ट्रेटिफिकेशन कर दी है। आपने डिस्कस करनी है अप्रोप्रिएटनेस के हम कहाँ पे नेगेटिव भेजें और कहाँ पे नहीं भेजें। अब नेगेटिव भेजने के लिए कुछ शराइत है। पहली क्या है? लो एक्सेप्शन रेट का मतलब क्या होता है? बहुत कम लोग डिसएग्री करेंगे और जवाब हमें खत में आएगा। दैट इज लो एक्सेप्शन रेट। सेकंड पॉइंट इज large amount of small balances, low risk और controls। वो नॉट अवेयर उसमें आ जाता है लो में। हाँ अब देखें 20 कस्टमर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनका बैलेंस 30,500। पिछले साल 90% लोगों ने जवाब दिया था, यानी कि मुझे यहाँ पे नेगेटिव भेजनी नहीं चाहिए। इट शुड बी पॉजिटिव। रीजंस मल्टीपल है। नंबर 1, एक तो ये स्मॉल नंबर है और बैलेंस लार्ज है।
अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे हम 100% टेस्टिंग करें, सैम्पलिंग की तरफ जाए ना, और सबको पॉजिटिव कंफर्मेशन वाला खत भेजें। यहाँ पर नेगेटिव सूट नहीं कर रहा। होलसेलर्स, अब नंबर ऑफ कस्टमर्स तो बढ़ गए हैं और 70% लोगों ने जवाब दिया है, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन रेट हाई है और अमाउंट ज़रा कम है 12,750। तो कोई भी अगर एक शर्त नहीं मीट कर रही तो आप नेगेटिव भेज नहीं सकते। क्या? क्यों? 70% का जवाब आया था, 70% ने कंफर्म किया था ना, जवाब आ गया था, तो 30% ने जवाब नहीं दिया होगा, तो 30% का खत आने के चांस हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? दोबारा से देखते हैं, सवाल ये है, सुने, सवाल ये है कि आप कहां पे नेगेटिव भेजेंगे, कहां पे पॉजिटिव भेजेंगे। होलसेलर 2250 कस्टमर्स हैं, परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स हु कंफर्म द बैलेंस लास्ट ईयर, जिन्होंने लास्ट ईयर बैलेंस कंफर्म किया था, तो कैसे किया होगा? खत नहीं भेज के। दो बातें हैं, अगर तो आपने उनको पॉजिटिव भेजी है लास्ट ईयर तो खत आया होगा, और अगर लास्ट टाइम नेगेटिव गई है तो खत नहीं आया होगा। सवाल ने ये बताया कि लास्ट टाइम क्या किया था? कहाँ बताया? हम तो इस साल प्लान कर रहे हैं। सवाल ने क्या बताया? यू आर करंटली, आप असेस कर रहे हैं कि हम इनको नेगेटिव भेजें या नहीं भेजें। इनडायरेक्टली सवाल मुझे लगता है ये कहना चाह रहा है कि लास्ट टाइम इन सबको पॉजिटिव गई थी, तभी तो वो आपसे असेसमेंट करा रहा है कि इस दफा बताओ किसी को नेगेटिव भेज सकते हैं। ये बात समझ आई? ऐसा फील हो रहा है। तो अगर हम ये मान के चलें, फर्ज करें, अगर हम ये मान के चलें कि लास्ट टाइम इनको हमने पॉजिटिव खत भेजे थे, तो 70% ने जवाब हमें दे दिया था, यानी कि वो एग्री थे, और 30% एग्री नहीं थे, यानी कि रिस्क डिसएग्रीमेंट का कम है, रिस्क डिसएग्रीमेंट का कम है। नेगेटिव के अंदर हम खत आना पसंद करते हैं या ना आना? ना आना। 30% का बैलेंस लास्ट टाइम टैली नहीं हुआ था, अगर मैं नेगेटिव भेज रहा हूं तो 30% का ही खत मुझे इस दफा भी आ सकता है। ऐसा ही है? ऐसा ही है। तो ये कह रहा है आपके सामने सारे वायरस बैठे हुए हैं, इनको फिक्स कर लें। अच्छा जी, तो अब मुझे बताइए क्या करें? नहीं, ऐसे थोड़ी होता। देखें, बाकी कंडीशंस को पहले मीट करते हैं। लो रिस्क क्लाइंट है और ऊपर वो कुछ और भी कह रहा था या नहीं कह रहा था, हाँ, नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा है और बैलेंस कम है। अवेयरनेस वाला पॉइंट हम ये कर लेते हैं कि ऑडिटर अवेयर है, तो 70% का लास्ट टाइम जवाब आ चुका है, 30% का जवाब नहीं आया था। नेगेटिव भेजेंगे तो 30% तड़प के आ सकते हैं, तो आई थिंक नेगेटिव भेजा जा सकता है, नेगेटिव भेजा जा सकता है। कंटिंजेंसी ये है कि सारी कंडीशंस मीट हो रही, क्योंकि सवाल खुद भी अधूरा है। सवाल ने आपको मुकम्मल डाटा, सुन लें, सवाल आपको मुकम्मल डाटा नहीं दे रहा। आप उसको उलट भी कर सकते हैं कि आप एक दफा पहले ये असेस कर लेंगे कि चारों कंडीशंस मीट हो रही है या नहीं हो रही है, उसके मुताबिक फैसला कर लें। अब चारों में भी एक तो वो बता रहा है लो रिस्क क्लाइंट है, बाकी की 3 उसने छुपाई है हमसे, जिसमें से एक हमसे वो कह रहा है कि भाई ऊपर नंबर ऑफ कस्टमर्स और मैंने आपको बैलेंसेस दे दिए हैं। अगर मैं टेबल को देखूं तो नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा है और बैलेंस क्या है? लो। तो एक ये कंडीशन मीट होती है नेगेटिव की और एक ये मीट होती है। लास्ट टाइम 70% का जवाब आया था कि वो एग्री करते हैं, तो अब अगर इस दफा जवाब आएंगे भी तो कम ही आएंगे। एक्सेप्शन रेट क्या है? लो। 3 मीट हो गई, चौथी को आप अज्यूम कर सकते हैं कि अगर तो चौथी मीट हो जाती है तो नेगेटिव, और अगर चौथी मीट नहीं होती है तो पॉजिटिव। सर बुक में लिखा हुआ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। हाँ, इसकी कंडीशंस में तो ये वेरी लो तो नहीं है ना, इसलिए सर कैसे? अब ये जजमेंट आपकी, कोई बेंचमार्क नहीं ना हमारे पास कि जिससे हम कंपेयर करें।
तो इसलिए इसीलिए ये पॉजिटिव इसका जवाब जरा पढ़े, मेरे किताब नहीं आज, जरा पढ़ेगा, जरा पढ़िएगा, तेरे ना पढ़े, पढ़ ले पढ़ ले। पढ़ लो, चैप्टर नंबर 9 505, स्प्रिंग 17, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर भी बता दें। हैं नेगेटिव भेज सकते हैं, उसने कहीं ना कहीं लिखा होगा कि प्रोवाइडेड कि चौथी कंडीशन मीट हो रही है या नहीं हो रही, लाजमी लिखा होगा। ठीक है, दिखाएं जरा कहाँ पे है? पेज 284 सर, लास्ट मिल गया, ठीक है। देखिए वो यहां पे लिख रहा है कि ऑल द कंडीशंस ऑफ सेंडिंग नेगेटिव कंफर्मेशन एग्जिस्ट, देयरफॉर नेगेटिव कंफर्मेशन कैन बी यूज्ड। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो है, ये पॉइंट हमें मिल गया। पॉपुलेशन वाला पॉइंट मुझे यहां पे मिल गया। लो एक्सेप्शन रेट वाला पॉइंट भी हमने निकाल लिया। चौथा कौन सा है? ऑर्डर इज नॉट अवेयर, तो वो ये अज्यूम करके चल रहा है कि वो अवेयर। सर इधर से भी तो पता चल रहा है 70% है, उससे ज्यादा ही मतलब। हाँ चले, इस टेबल से भी हम निकाल सकते हैं। द पॉइंट इज, मैं आपको बता दूं, अगर 3 भी कंडीशंस मीट हो रही हो ना एग्जाम में और चौथी की समझ ना आ रही हो, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि अगर ऑडिटर को ये चौथी कंडीशन मिल जाती है तो वो क्या भेजेगा? नेगेटिव, अदरवाइज पॉजिटिव। डन। जी, आप अजम्पशन पे लेके जा सकते हैं, बिल्कुल आप अजम्पशन के साथ कर सकते हैं, क्योंकि सवाल में वो बात बताई नहीं हुई। अच्छा जी, तीसरा रेस्टोरेंट, नंबर क्या है? कम। बैलेंस क्या है? ज्यादा। और 83 का लास्ट टाइम जवाब आया था, तो ये पॉजिटिव। फिर इंडिविजुअल कस्टमर 5798, तो 2 और 4 का जवाब 1 बनेगा और 1 और 3 का जवाब 1 बन जाएगा। नहीं पॉजिटिव जाएगा, एक्सेप्शन रेट कितना है? अच्छा सॉरी 20% है, आई एम सॉरी 20% है, आई थॉट 80, सॉरी 20% है। डन। तो 1, 3 एंड 4 और सेकंड क्या है? नेगेटिव। अच्छा जी, एक काम करते हैं 501 पे चलते हैं। हाँ जी, 501 क्या है? टाइम शॉर्ट है हमारे पास, आई हैव जस्ट 15 मिनट्स लेफ्ट, मुझे 501 भी इसमें खत्म करवाना। बात सुनिएगा, 501 क्या कहता है? 501 कहता है इन्वेंट्री काउंटिंग के अंदर आपको क्या एहतियातें बरतनी चाहिए, जिनको आपको आना चाहिए। हाँ जी, इन्वेंट्री काउंट हो रही है 1 जनवरी 2010 को, और अंडर द सुपरविजन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोलर, और उस दिन इन्वेंट्री के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हुई। सुपरवाइजर कौन होना चाहिए? वेयर हाउस वाला बंदा ही। तो पहला मसला क्या है? इन्वेंट्री कंट्रोलर को उसको सुपरवाइज नहीं करना चाहिए। 4 काउंटिंग टीम्स वर formed, each team comprised of 2 persons, floor area was allocated by the team among them, उन्होंने खुद ही से बांट लिया। इसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। Each team was instructed by controller to remember which inventory had been counted, याद रखें नहीं, उसको टैग लगाते जाएं या उसको साइड में करते जाएं, आप इतनी इन्वेंट्री को याद नहीं रख सकते। Pre-numbered count sheets were provided to staff in the inventory count. Count sheets showed ledger balances to facilitate reconciliation. गलत। इससे ये होगा कि हम आलस हो जाएंगे, हम एक एक चीज को वेरीफाई नहीं करेंगे, हमारी सोच आएगी कि यार चलो हाँ इतना ही होगा, तो हम बगैर देखे हुए टिक लगा सकते हैं। तो किसी भी तरह का बैलेंस हमें ना दो जो हमें हेल्प कर रहा हो, अदरवाइज हमें हेल्प नहीं कर रहा, ये हमें गुमराह कर रहा है। Old, slow moving or already sold inventory were highlighted on the count sheets. पहले से ही हाईलाइट कर दिया है, पहले से हमें हाईलाइट करना नहीं चाहिए, हमें खुद असेस करना चाहिए।
कि कितनों पे NRV लगानी, कितनों पे नहीं लगानी। Items not located on the pre-numbered inventory sheets were recorded on separate sheets which were pre-numbered by the staff। हाँ जी, क्या करेंगे? Items not located on the pre-numbered inventory sheets were recorded on separate sheets which were numbered by the staff। Staff खुद से नंबरिंग ना करे, अलग कर रहा है वो ठीक है, और उसके ऊपर क्या करने चाहिए, उसको साइन भी करने चाहिए कि ये मैंने उसको अलग से वर्किंग की है, कल को अकाउंटेबल किया जा सके। At the end of the count, all inventory against which advances from customer had been received were removed from the physical inventory on the instructions of the inventory controller। पहले से अलग करनी चाहिए, पहले से ही अलग करके रखनी चाहिए थी। जिनके अगेंस्ट हमें एडवांस रिसीव हो गया है और प्रोबेबल है कि अभी हमारी इन्वेंट्री नहीं रहेगी, हम उसको स्टॉक में काउंट नहीं। इसी तरह के कुछ और सवाल भी हैं, तो यहां से भी सवाल तकरीबन एक तरह का आ रहा होता है। ये पढ़े सर, ऑटम 14। जी, ऑटम 14 में क्या है? स्टॉक काउंट वॉज सुपरवाइज्ड बाय द, ये वही वाला पॉइंट आ गया, रिपीट हो रहा है। इन व्यू ऑफ द वेरियस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स टेम्परेरी स्टाफ को हायर किया गया। परमानेंट स्टाफ चाहिए, इन बेचारों को तो खुद नहीं पता, हम उन पर रिलाय नहीं कर सकते। प्री नंबर्ड शीट्स है, अच्छी बात है, विच कंटेन कॉलम्स फॉर इन्वेंट्री लेजर बैलेंस, फिजिकल बैलेंस एंड एक्सेस और शॉर्टेज, अच्छी बात है। अगर तो सिर्फ कॉलम बनाए हुए, तो अगर बैलेंस भी दे दिया तो गलत बात, तो अच्छी बात नहीं। स्टाफ को ये इंश्योर किया गया है कि कोई भी आइटम आपने दोबारा से काउंट नहीं करनी, और इसलिए आप कांस्टेंट कांटेक्ट में रहें, आपस में दूसरे को बस बताते रहें कि ये मैंने काउंट कर ली, इसके पास में जाना। इसमें टैगिंग करनी चाहिए। ऑन कंप्लीशन आपने सारी की सारी शीट्स को साइन किया। अच्छा, साइन कौन कर रहा है? किसको करना चाहिए? जो काउंट कर रहा है, जो टीम है। और जमा करा दिया किसको? हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। जमा किसके पास होनी चाहिए थी? ऑडिटर के पास। है ना मजे का सवाल? बैठे बैठाए 8 नंबर दे देगा आपको, तभी आए के अब तक सवाल पूछना बंद कर रहे आज तक। क्या देखें, वो कह रहा है आइडेंटिफाई द वीकनेस, और इसकी वजह से क्या रिस्क डेवलप हो सकता है, क्या रिस्क डेवलप हो सकता है। इसको चैप्टर नंबर 9 के साथ साथ आप कहाँ में मूव करके लेके जाएंगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अगर ये कंट्रोल मीट नहीं हो रहा तो उसकी वजह से क्या रिस्क हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दीज आर द इम्प्लीकेशन जो कि कंट्रोल वीकनेस की वजह से डेवलप हो रही होती हैं। यप, अच्छा जी, ये सवाल देखें, केमिकल्स लिमिटेड, केमिकल्स लिमिटेड, ऑटम 22, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपने बताने हैं प्रोसीजर्स, नॉट वीकनेसेस। तो देख के जवाब बनाइएगा, खुद बनाएं ज़रा जवाब, टाइम ले लें 5 मिनट का, कोई बात नहीं, टक्कर मारें, लिखें ज़रा इसके जवाब को। ट्राई टू राइट इट डाउन फर्स्ट। केमिकल्स लिमिटेड, वन ऑफ द केमिकल्स हैव रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी मैंने कहा बातें पूरी हो जाए फिर स्टार्ट कर लो। वन ऑफ द केमिकल्स हैविंग radioactive properties has been procured by a government agency. Considering its hazardous nature, it is stored in a special container जो कि सिर्फ तभी ओपन होगा जब ऑफिशियल्स मौजूद हों। Container was opened last in the presence of agency official on 30 जून। कंपनी का जो प्लांट है हैज़ बीन रनिंग ऑन मैक्सिमम कैपेसिटी, देयरफॉर इन ऑर्डर टू टाइमली डिलीवर एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर टू कोलंबिया,
CL हैज़ टू प्रोक्योर दिस केमिकल्स फ्रॉम मलेशिया और डायरेक्टली शिप करते हैं फ्रॉम मलेशिया टू कोलंबिया। केमिकल्स आर करंटली हमारे वेयर हाउस में है जो कि मलेशिया में है और वो कोलंबिया में जाएगा अक्टूबर के पहले हफ्ते में। प्रोडक्शन प्रोसेस कैन नॉट बी स्टॉप ड्यूरिंग द इन्वेंट्री काउंट, योर टीम मे नॉट ऑब्जर्व दैट काउंट, जो कि 30 सितंबर को होगी। बताएं अबव सिचुएशन के अंदर आप क्या करेंगे, कैसे आप इन्वेंट्री के ऊपर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑर्डर एविडेंस हासिल करेंगे। एक एक करके चलते हैं। ऐसा केमिकल जो कि ख़तरनाक है और ऑडिटर को उसकी पहचान नहीं है, एक्सपर्ट तो सारे पहुंच गए थे। ये उस वक्त ओपन होगा जब ऑफिशियल्स मौजूद होंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें चोरी होने का चांस नहीं है, चोरी होने का चांस नहीं है। और अगर आप इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं और पिछले साल से वो इन्वेंट्री कम है तो दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1, या तो इस्तेमाल हुआ है और इन्होंने हमें बताया नहीं, ठीक है। अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं कि ये केमिकल जो कि हज़ार्डियस नेचर का है, ये चोरी हुआ होगा। उसको चोरी करना भी इतना आसान नहीं है। तो अगर ये इस्तेमाल हुआ है या चोरी हुआ तो इसमें शामिल कौन होगा? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट कौन है? उनके अपने ऑफिशियल्स, उनके अपने लोग। तो दिस कैन लीड टूवर्ड्स फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और कोई पॉइंट? वेस्टेज भी हो सकती है। इस तरह के केमिकल्स के अंदर वेस्टेजेस होती हैं। सब्सिक्वेंट रिकॉर्ड्स को देखा जा सकता है, गुड। और मैनेजमेंट से कहेंगे कि भाई साहब उनको बुलाएं और हमें अभी हमारे एक्सपर्ट के सामने साबित करें कि क्या वाकई में क्वांटिटी मैच कर रही है या नहीं कर रही। ऑफिशियल्स की रिपोर्ट दी जा सकती है। कंफर्मेशन किसको भेजें? हाँ, उनसे पूछा जा सकता है कि लास्ट टाइम का क्या बैलेंस था। एनालिटिकल के लिए आपको डाटा चाहिए, वो डाटा है ही नहीं। हाँ, ये कर सकते हैं कि कितना इस्तेमाल हुआ, कितना होता है, उसके साथ कंपेरिजन किया जा सकता। हाँ ठीक है। पॉइंट 2 में क्या है? पॉइंट 2 में ऑर्डर जा रहा है और आप नहीं जा सकते, तो पहले देखेंगे कि क्या हमारी फर्म वहाँ पे मौजूद है, नेटवर्क फर्म्स वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। अगर तो हैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे वहाँ पे जाके इसको वेरीफाई कर लें। अगर नहीं है ऑल्टरनेट में भी हम ये कह सकते हैं कि हमें थ्रू वीडियो कॉल्स इस चीज़ को वेरीफाई कर दें। और वो तो पॉसिबल नहीं ना हो पा रहा। हाँ, कंफर्मेशन यहाँ भी आ सकती है, बिल्कुल। ये और है, वो ऊपर और था, वो ऊपर था। और टीम को मलेशिया भेज दें। वो कह रहा है कि हम लोग गरीब हैं, अदरवाइज वो जरूर भेज देता। देखिए ना, वो कह रहा है योर टीम में नॉट ऑब्जर्व द इन्वेंट्री काउंट, जो कि प्रोसेस होगी 30 सितंबर। तो वो कह रहा है कि आप लोग गरीब हैं, हम नहीं जा सकते। उन्होंने जो ऑर्डर दिया वो सेल ऑर्डर चेक कर लेंगे। यस, जो उन्होंने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर के थ्रू आप बैकवर्ड वर्किंग करके इन्वेंट्री को वेरीफाई कर सकते हैं। और कोई पॉइंट ध्यान में आ रहा हो? और कोई इन्वॉल्व? कौन सा? एक्सचेंज रेट वाला पॉइंट क्यों आएगा? हमने क्वांटिटी देखनी है, हमने वैल्यूएशन के ऊपर बात ही नहीं करनी। हमने बताओ, हमने एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करनी है, कंप्लीटनेस के ऊपर बात करनी है, एंड दैट्स इट। वो नहीं चाहिए राइट ऑब्लिगेशन, और उसकी वैल्यू नहीं चाहिए हमें जी। और कोई पॉइंट? पीओ, ठीक है। और कल का टारगेट क्या? रिस्क और फ्रॉड। तो कल अगर थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर दें तो आप माइंड तो नहीं करेंगे, पक्की बात है। कल अगर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो माइंड तो नहीं करेंगे। एक जस्ट प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 45 मिनट। मैं जल्दी अवेलेबल नहीं होता, वरना मैं जरूर बुला दूं। हाँ जी, अल्लाह दे बात।
स्प्रिंग 15 खुल गया। सेहत फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, इस सवाल को तसल्ली से पढ़ें, बहुत ही गहराई से पढ़ना है, टेबल को भी देखना है और इसके नीचे वाले पॉइंट्स को भी देखना है। सेहत फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, सामने आधा सवाल आ रहा है, आधा इसके नीचे है, तो आपने किताब से फॉलो करना है। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ।